मान लीजिए आप एक पर्सन ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि वो आपको एक फ्लैट सेल करेंगे। एग्रीमेंट टू सेल हो जाता है, टोकन मनी चली जाती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होने से पहले बी एक पर्सन जो कि ए को ज्यादा पैसे दे देते हैं, ए अपना फ्लैट उनको बेच देते हैं। अब आप कोर्ट जाते हैं तो आपके पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और कॉम्पनसेशन फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों के लिए 3-3 साल का लिमिटेशन पीरियड रहने वाला है। लेकिन वहीं अगर आप बी को भी इंडिक करवाना चाहते हैं कि उन्होंने एक टॉर्ट कमिट किया है, उन्होंने ए को इंड्यूस किया है कि वो आपके साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करें, तो इस केस में आपके पास सिर्फ 1 साल का लिमिटेशन पीरियड रहेगा। तो अब सवाल ये है कि इन दोनों लिमिटेशन पीरियड्स में से कौन सा लिमिटेशन पीरियड एप्लीकेबल होगा। तो इसका आंसर है जो आपने मेन रिलीफ सॉर्ट किया होगा उसका लिमिटेशन पीरियड, यानी कि 3 साल का लिमिटेशन पीरियड एप्लीकेबल होगा। लेकिन क्या यही सेम प्रिंसिपल डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल की सूट्स में भी एप्लीकेबल है? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल की सूट्स के लिए कोई पर्टिकुलर लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब ही नहीं किया गया, इसीलिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस केस में जो आपने फर्दर रिलीफ सीक किया होगा उसका लिमिटेशन पीरियड एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एक सूट फाइल की और साथ में आपने जो फर्दर रिलीफ है वो पोजेशन का मांगा कि आपको टाइटल के बेस पे पोजेशन दिलवाया जाए। तो ऐसे केस में आर्टिकल 65 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट ऑपरेशन में आएगा और यहाँ पर जो फर्दर रिलीफ आपने जो मांगा है पोजेशन के लिए, वो वाला लिमिटेशन पीरियड एप्लीकेबल रहने वाला है। ये हेल्ड किया गया था इस जजमेंट में।